एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के सेकंड पार्ट के वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से 19वीं शताब्दी में परिवर्तन हुए, किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, विश्व अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो महामंदी थी 1929 की जो महामंदी थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके कारण क्या थे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप बच्चे वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। सो लेट मी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द इंटरवॉर इकोनॉमी, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, और इसमें जो हम पहला सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। यह युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया। इसके एक पाले में थे मित्र राष्ट्र और दूसरे पाले में थी केंद्रीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र या कौन कौन से देश शामिल थे? उनमें शामिल था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और बाद में मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका ने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। और जो केंद्रीय शक्तियां थी उनमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। तो इन दोनों खेमों के बीच ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो लड़ा गया था। ये जो वर्ल्ड वॉर थी ये 1914 जुलाई से शुरू हुई थी, और उस समय विश्व की जितनी भी सरकारें थी उन सबको यही लगा कि ये युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और ये दिसंबर तक, क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा चला, लगभग 4 साल से भी ज्यादा समय तक ये युद्ध चलता रहा। और मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा जो सैनिक थे वो मारे गए थे और 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग जो थे वो घायल हुए थे। 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ घायल हो गए थे। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आता है जिसे हम डिस्कस करेंगे। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। इस पे टिप्पणी लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था। इसमें हजारों सैनिक तथा आम नागरिक मारे गए या फिर घायल हुए। मारे गए लोगों में अधिकतर कामकाजी उम्र के पुरुष थे। परिणाम स्वरूप यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। परिवार के कामकाजी सदस्य कम हो जाने से परिवारों की आय कम हो गई। अतः अब औरतों को वे सारे काम करने पड़े जो केवल पुरुष ही किया करते थे। अर्थात जो भी घर के पालन पोषण की जिम्मेवारी थी वो सारी की सारी औरतों के कंधों पर आ गई। Death of working age men in Europe due to World War. The First World War was a devastating war. Thousands of soldiers and civilians were killed or injured in it. The casualties were mostly men of working age. As a result, there was a huge reduction in people working in Europe. The income of the families was reduced as the working member of the family decreased. So now women have to do the work that only men do. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट वॉर रिकवरी। अब युद्ध तो हो गया, उसके बाद युद्धोत्तर होता है युद्ध के बाद। युद्ध के बाद जो सुधार थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता जो था वो काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास रोजगार
नहीं था। अब है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ये जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा ब्रिटेन पर और सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ा अमेरिका पर। और ये प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका में सुधार की गति जो थी वो बहुत तेज हो गई। 1920 के दशक में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी उसकी एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। हेनरी फोर्ड जो थे कार निर्माता, ये बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे और इन्होंने अमेरिका में सबसे पहले कार बनाई थी और ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। और विश्व युद्ध के बाद इनका जो कारोबार था वो बहुत ज्यादा जो था वो फला फूला, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिली। नेक्स्ट हमारा बहुत ही मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, जो कि 1929 में शुरू हुई थी। तो ये महामंदी कैसे शुरू हुई थी, इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी के कारण। तो फर्स्ट कॉज है ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन। तो ये अति उत्पादन था क्या? तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादकों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरने से किसानों की आय घटने लगी, अतः वे आय बढ़ाने के लिए सबसे अधिक उत्पादन, पहले से भी अधिक उत्पादन करने लगे। वे सोचते थे कि भले ही उन्हें अपना उत्पादन कम कीमत पर बेचना पड़े, लेकिन अधिक माल बेचकर वो अपना आय का स्तर बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की बाढ़ आ गई और कीमतें और भी अधिक गिर गई, जिससे खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी, जो एक महामंदी का एक बहुत बड़ा कारण बना। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो कॉज था वो है ड्रॉप ऑफ शेयर। तो शेयरों के भाव जो थे वो एकदम से गिरने लगे विश्व युद्ध के बाद, और कुछ कंपनियों के शेयरों का मूल्य तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप जिन लोगों का शेयरों में धन लगा था उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है थर्ड जो कॉज है वो है क्लोजर ऑफ बैंक्स। तो देश के हजारों बैंक जो थे वो बंद हो गए और कारखानेदारों को कारखानों में लगाने के लिए पूंजी भी नहीं मिली। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि कारखाने एकाएक बंद होने लगे और लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। नेक्स्ट कॉज है, फोर्थ कॉज है इसका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के कारण लोगों की जो क्रय शक्ति थी वो और भी कम हो गई, जिसका पूरा प्रभाव तैयार माल की बिक्री पर पड़ा। धीरे धीरे विश्व के अन्य पूंजीवादी देशों में भी यही दुष्चक्र चल पड़ा। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने गंभीर रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, भारत और महामंदी। ऑब्वियसली 1929 से जो महामंदी शुरू हुई थी उसका विश्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा, इस मंदी का प्रभाव पड़ा। तो भारत पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके इस लेसन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। वैश्वीकरण के कारण विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि वस्तुओं के निर्यात तथा तैयार माल के आयात पर आधारित थी। महामंदी के कारण यह व्यापार घटकर लगभग आधा रह गया। नंबर 2, भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई। उदाहरण के लिए गेहूं की कीमत में लगभग 50% की कमी हो गई। नंबर 3, बंगाल में कच्चे जूट का उत्पादन होता था, जिससे टाट तथा बोरियां बनाई जाती थी। विश्व महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया। इससे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक की गिरावट आई। कई किसानों ने खुशहाल जीवन तथा अधिक लाभ कमाने के लिए कर्जे ले रखे थे। उपज का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण वे कर्जे में डूब गए और उनकी जमीन सूदखोरों के पास चली गई। उनके घर में जो भी गहने जेवर थे वे सब बिक गए। इससे ग्रामीण भारत में असंतोष तथा उथल पुथल पैदा हो गई। नंबर 4 है, भारत के शहरी क्षेत्र में महामंदी अधिक दुखदाई नहीं थी।
कीमतें गिर जाने के बावजूद बहुत से लोगों के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इनमें वे लोग शामिल थे जिनकी आय निश्चित थी। Effects of the Great Depression on the Indian economy. Due to globalization, the impact of the worldwide economic crisis was also on India, which is described as follows. Number 1. The colonial Indian economy was based on the export of agricultural commodities and the import of finished goods. Due to the Great Depression, this trade has reduced to almost half. Number 2. There has been a huge fall in the prices of agricultural products in India. For example, the price of wheat has decreased by about 50%. Number 3. Raw jute was produced in Bengal, from which tarps and sacks were made. Due to the Great Depression, the export of sacking was stopped. This led to a drop of more than 60% in jute prices. Many farmers had taken loans for a happier life and more profit. Unable to get the proper price for the produce, they got into debt and their land went to the moneylenders. All the jewelry and the ornaments that were in their houses were sold. This led to discontent and upheaval in rural India. Number 4. The Great Depression in India's urban area was not painful. Despite falling prices, many people's lives were not affected. These included people whose income was fixed. नेक्स्ट हमारा सेकंड जो मेन टॉपिक है वो है रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण भी करना था। तो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद ही क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये विश्व युद्ध भी 2 खेमों के बीच लड़ा गया। इसके पहले खेमे में थे मित्र राष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही, और दूसरे खेमे में थी सेंट्रल पावर्स, केंद्रीय शक्तियां। तो इन मित्र राष्ट्रों में अब कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। और इसमें सेंट्रल जो पावर थी उनमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? नाजी जर्मनी, जापान और इटली। तो इन 2 खेमों के बीच ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 तक लगभग 6 साल तक चला। ठीक है? और इस युद्ध में लगभग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे, 2 करोड़ घायल हुए थे और इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। तो 2 विश्व युद्धों के बीच मिले आर्थिक परिणामों को पूरा विश्व अनुभव कर चुका था। अब विश्व के जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनके सामने चुनौती यह थी कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार कैसे बनाए रखें। तो इस फ्रेमवर्क पर 1944 में अमेरिका में स्थित हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही IMF और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई। इसे हम हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसी वजह से विश्व बैंक तथा IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।
ब्रेटन वुड्स समझौता। तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं एक दूसरे के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधी हुई थी। उदाहरण के लिए हम रुपया डॉलर को लेते हैं। $1 के बदले रुपयों की संख्या निश्चित थी। डॉलर का मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था। $1 का मूल्य 35 औंस सोने के बराबर था। Bretton Woods Agreement. The Bretton Woods Agreement was signed in 1944 at a place called Bretton Woods in New Hampshire, USA. Its purpose was to maintain economic stability and full employment in the industrialized world. For this, national currencies and monetary system were internationalized. The Bretton Woods arrangement was based on fixed exchange rates. In this system, national currencies were tied to each other at a fixed exchange rate. For example, we take the rupee dollar. There was a fixed number of rupees for $1. The value of the dollar was associated with gold. $1 was worth 35 ounces of gold. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। तो 2 विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका, इसके बहुत से जो देश थे, ज्यादातर देश जो थे वो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। उसमें इंडिया भी एक था, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। वैसे तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना थी वो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया, उसके कारण ये देश वर्ल्ड बैंक और IMF पर ज्यादा निर्भर नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी ध्यान देने लगे। दूसरी तरफ ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज गति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम NIEO के नाम से जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और G77, इसे ग्रुप 77 या फिर समूह 77 के नाम से भी जाना जाता है, तो G77 के रूप में ये संगठित हो गए। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, जो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। इस पर टिप्पणी लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है जिनका जाल एक से अधिक देशों में फैला है। ऐसी कंपनियां सर्वप्रथम 1920 के दशक में स्थापित हुई। इनकी समस्या यह थी कि ये जिस देश में अपने उत्पादन को बेचना चाहती थी, वहां इन्हें भारी आयात शुल्क देना पड़ता था, जिससे इनके उत्पाद महंगे हो जाते थे। अतः इन कंपनियों ने अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। एशियाई देश विकासशील थे और वहां श्रम बहुत ही सस्ता था। इस प्रकार वे अपना सामान कम लागत पर तैयार करने लगे और अपने माल को कम से कम कीमत पर बेचने लगे। इससे उनके उत्पाद धड़ाधड़ बिकने लगे और विश्व व्यापार पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। Decision by multinational companies to shift their production to Asian countries. Multinational companies mean companies whose network is spread across more than one century. Such companies were first established in the 1920s. Their problem was that in the country where they wanted to sell their production, they had to pay heavy import duty, which made their products expensive.
Hence, these companies decided to shift their production to Asian countries. Asian countries were developing and labor was very cheap there. In this way, they started preparing their goods at a low cost and selling their goods at a lower price. This led to their products selling out and establishing control over the world market. तो इसी वीडियो के साथ आपका थर्ड चैप्टर, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।